हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल मूवमेंट का लास्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से चर्चा करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई को पारित किया गया और 3 जून को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दे दी गई। 15 अगस्त को भारत व पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, जिसका कि जो सम्राट होगा वो इंग्लैंड में सम्राट इंग्लैंड में होगा। नए संविधान तक जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी के अनुसार दोनों अधिराज्यों को चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो या चाहें तो स्वतंत्र रहें और चाहें तो वो विलय कर लें। माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तथा पाकिस्तान में जो जिन्ना थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। देसी रियासतों का आज़ादी में योगदान और विलय। तो 1938-39 में देसी रियासतों में नई चेतना का विकास हुआ और बड़ी संख्या में प्रजामंडलों का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न जो परिस्थितियां थीं, वहां भारतीय रियासतों ने स्वाधीनता आंदोलन में पूरा साथ दिया। 1939 में लुधियाना में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और अब देसी रियासतों व ब्रिटिश इंडिया के आंदोलन एक दूसरे से जुड़ गए। पटेल ने देसी रियासतों के एकीकरण में जो बहुत समझदारी और सूझबूझ से इस मामले को सुलझाया। यहाँ पर कूटनीतिक प्रयास, सैन्य बल, विलय हस्तक्षेप पर हस्ताक्षर, ये सभी किए गए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, इन्होंने अपनी अपनी स्वाधीनता बनाए रखी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुल मिलाकर 562 रियासतें थीं। इसमें से 559 रियासतों को किसी न किसी प्रकार से पटेल जो थे एकीकरण के लिए जिम्मेदार थे। वो उस समय गृह मंत्री थे और उन्होंने एकीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम किया और 559 रियासतों को मिला लिया। अब बात फंसी 3 रियासतों की, जिसमें पहला है जूनागढ़। तो जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत है, जो कि तीनों तरफ इसके भारतीय भूभाग है। यहाँ के जो नवाब थे वो उन्होंने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, मगर जनता वहाँ पे जो थी वो हिंदू थी और जनता ने भारत में विलय के लिए आंदोलन कर दिया और इस वजह से जो नवाब थे उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ के जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जो कि भारत के पक्ष में था। तो जूनागढ़ को इस प्रकार से सम्मिलित कर लिया गया। दूसरी रियासत है हैदराबाद। ये भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और 1947 में निजाम ने भारत सरकार के साथ यथास्थिति पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी बीच जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन कर दिया और कुछ अलगाववादी उपद्रव आरंभ हो गए, जिससे जो भारतीय सेना थी, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो किया गया या ऑपरेशन कैटरपिलर भी इसको कहा जाता है। और इसके तहत 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में जो सेनाएं थी वो प्रवेश कर गईं और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1948 में निजाम ने विलय को स्वीकार कर सरकार ने निजाम को इस प्रकार से औपचारिक शासक के रूप में नियुक्त कर दिया। इसके बाद उनकी जो ज़्यादातर संपत्तियां थी वो उनके पास रखने की अनुमति भी दे दी गई। अगली रियासत थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। भौगोलिक स्थिति के कारण ये दोनों के बीच में स्थित था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर जो राजा हैं वो हिंदू हैं और जनता जो थी वो मुसलमान थी। राजा हरि सिंह ने विलय के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे शेख अब्दुल्ला, वो भारत को भारत में कश्मीर का विलय कराना चाहते थे, जबकि भारत जनमत संग्रह कराना चाहता था।
तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी अफसरों के नेतृत्व में पठान कबायलियों ने कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दी। कश्मीर बचाने के लिए 26 अक्टूबर को जो है महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली में मुलाकात की और फिर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन किया गया कि भारत में विलय के लिए एक हस्ताक्षर पत्र साइन किया और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने पठान जो कबायली थे उनको खदेड़ दिया, मगर उस समय तक का जो बहुत सारी जगह थी जहाँ पर कबायलियों ने कब्जा कर लिया था और तत्कालीन सरकार ने युद्ध स्थिति को बदलने के लिए माउंटबेटन की सलाह में ये जो मसला था वो संयुक्त राष्ट्र लेकर के चले गए यूएनओ में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, मगर जनमत संग्रह इस शर्त पर कराया जाएगा कि पहले जो आप अपने जो अधिकृत क्षेत्र हैं जिसके ऊपर कब्जा कर लिया है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है जनमत संग्रह कराया जाएगा। 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो है पाकिस्तान अपनी सेनाएं हटा ले, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराया जाएगा। ये प्रस्ताव विफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने ना आज तक सेनाएं हटाई और पाकिस्तान ने सेनाओं को हटाने से इनकार कर दिया। तो जो पीओके का जो हिस्सा है ये वही क्षेत्र है। आगे देखते हैं कि यूरोपियन बस्तियों का एकीकरण। यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियाँ जिसमें कि चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे आदि ये सारे जो क्षेत्र थे ये फ्रांस के अधिकार में थे और इन क्षेत्रों को अलग से इनमें जनमत संग्रह कराया गया। 1 नवंबर 1954 को इन क्षेत्रों को भारत के ऊपर जो है इन क्षेत्रों पर भारत का व्यवहारिक रूप से नियंत्रण प्राप्त हो गया। 1956 में भारत फ्रांस के मध्य एक विलय की संधि हुई और 1962 में फ्रांसीसी संसद ने इसके ऊपर अनुमोदन कर दिया, जिससे कि भारत को इसके ऊपर वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। अगली हैं पुर्तगाली बस्तियां जिसमें कि दमन, दीव, दादरा नागर हवेली और सबसे बड़ा क्षेत्र गोवा, ये सब पुर्तगाली क्षेत्र थे। पुर्तगाली अपना उपनिवेश छोड़ने को तैयार नहीं थे और मगर यहाँ की जो जनता थी वो पुर्तगाली शासन को स्वीकार नहीं थी। तो 1954 में दादरा और नागर हवेली पे जन आक्रोश भड़का तथा पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंका गया। वहीं पर दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और गोवा के जो गवर्नर थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जल्दी ही दमन और दीव का जो क्षेत्र था वो भी भारत ने उसके ऊपर अधिकार जमा लिया और पहले इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया क्योंकि जो सेंसिटिव इलाका होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इसके बाद 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। इस प्रकार से नरेशों का जो अधिकांश जो धन था वो प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है, उनको दे करके शासन से अलग कर दिया गया और कुछ राज्यों में राज्य प्रमुख का जो पद था वहाँ पे उनको प्रमुख पद दिए गए, कहीं पर उनको राज्य का संवैधानिक प्रधान बनाया गया। इस प्रकार से जब तक का जब नवीन संविधान जब निर्मित हुआ तो भारत की जो संपूर्ण जो सीमाएं थीं वो एक समान रूप से उनके ऊपर लागू कर दी गई और नया संविधान जो गठित हुआ उसमें एक एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। थैंक यू।